नमस्ते दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं सच्ची कहानी लेकर आया हूँ, ये सच्ची कहानी रतलाम जिले के बिलपांक थाना इलाके के गांव मऊ की एक महिला की कहानी है। दरअसल दोस्तों, यहाँ की एक महिला 6 जून को अपने पति से झगड़ा करके अपने घर से निकल लेती है और महज 2 दिनों के अंदर उस महिला के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो टुकड़े लगभग 11-1200 किलोमीटर की दूरी में बिखर जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को इस सच्ची घटना से अवगत कराता हूँ कि आखिर उस महिला का किसने कत्ल किया और 11-1200 किलोमीटर की दूरी में उसकी लाश के टुकड़े कैसे पहुँचे। लेकिन उससे पहले आपका ये छोटा भाई विनीत आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता है कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे वीडियो बनाने का मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की सच्ची कहानियों एवं घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराता रहूं। दोस्तों, 8 जून को इंदौर रेलवे स्टेशन पर नागदा महू इंदौर पैसेंजर की बोगियों की साफ सफाई का काम चल रहा था। सभी सफाई कर्मचारी साफ सफाई में लगे हुए थे। इसी बीच एक सफाई कर्मी की नज़र सीट के नीचे रखी बोरी पर गई तो बोरी उसे संदिग्ध लगी, क्योंकि बोरी के ऊपर खून के धब्बे थे और मक्खियां भी लग रही थी। जब उसे बोरी में कुछ संदिग्ध लगा तो उसने इसकी सूचना जाकर जीआरपी पुलिस को दी। पुलिस कर्मियों ने बोरी को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बोरी को खोलकर जब देखा गया तो वहां पर मौजूद सभी पुलिस कर्मियों के हाथ और पांव फूल गए, क्योंकि दोस्तों उस बोरी के अंदर एक महिला के लाश के टुकड़े थे। लेकिन उस लाश के टुकड़ों में से हाथ और पैर गायब थे। बिना हाथ और पैरों की लाश 2 टुकड़ों में थी। देखने से साफ लग रहा था कि ये मामला कत्ल का ही है, लेकिन सबूत मिटाने के लिए भयानक तरीके से ठिकाने लगाया गया है। दोस्तों, अब पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर केस की जांच शुरू कर देती है, लेकिन इस महिला के बारे में कोई जानकारी मिलने से ठीक पहले इसी से मिलती जुलती एक और घटना सामने आ जाती है। इस बार इंदौर स्टेशन से 1150 किलोमीटर दूर उत्तराखंड ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर 10 जून को योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस में एक बोरी मिली। इस बोरी में भी एक महिला की लाश के टुकड़े मिले, लेकिन दोस्तों इस बोरी में महिला के लाश के टुकड़े सिर्फ हाथ और पैर थे। अब दोस्तों, ठीक इंदौर पुलिस की तरह ऋषिकेश की पुलिस भी इस पहेली को सुलझाने को लेकर काफी परेशान हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ भी हो, जांच पड़ताल तो करनी ही है। और अब दोनों शहर की पुलिस को ये लगने लगा था कि लाश के ये अलग अलग टुकड़े एक ही महिला के हो सकते हैं, और इसीलिए अब दोनों स्टेशनों की जीआरपी पुलिस की आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, पुलिस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, न तो इस महिला की पहचान पता थी और न ही किसी ने लाश को ट्रेन में रखते हुए देखा था। सबूत के नाम पर पुलिस के हाथों सिर्फ महिला के हाथ पर लिखे मात्र 2 अल्फाज थे, जिस पर लिखा था मीराबेन और भाई गोपाल। वैसे तो सिर्फ हाथ पर लिखे 2 नामों के सहारे किसी भी महिला की पहचान करना एक मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश जारी रखी। पुलिस को कहीं से पता चला कि मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर के आसपास के इलाके में आदिवासी लड़कियां अपने हाथ पर अपना और अपने भाई का नाम लिखवा लेती हैं। खैर, पुलिस अपनी कोशिश जारी रखती है और आखिरकार पुलिस ने महिला की पहचान
पता कर ली। ये महिला रतलाम जिले के बिलपांक थाना इलाके की गांव मऊ की रहने वाली थी, जिसका नाम मीराबेन था। अब दोस्तों, पुलिस ने महिला की पहचान तो पता कर ली, लेकिन पुलिस के सामने सवाल ये था कि महिला का कत्ल आखिर किसने और क्यों किया। और इसी सिलसिले में उस महिला के पति यानी मीराबेन के पति को पुलिस अपने हिरासत में लेती है और उनसे घंटों पूछताछ करती है। तो पुलिस को ये जानकारी मिलती है, मीराबेन का पति बताता है कि मेरी पत्नी 6 जून को मुझसे झगड़ा करके घर से निकल गई थी और घर से निकलने के बाद में मैंने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। फिर वो पुलिस को बताता है, मेरी पत्नी घर से निकलने से पहले उसने ये कहा था, मैं उज्जैन जा रही हूँ। दोस्तों, अब पुलिस के सामने सिर्फ सबूत इतना था, शायद मीराबेन कत्ल के पहले उज्जैन में ही रही होगी और शायद उज्जैन के स्टेशन पर ही उसके लाश के टुकड़े इन गाड़ियों में रखे गए होंगे। इसीलिए दोस्तों, अब पुलिस उज्जैन रेलवे स्टेशन पे लगे सीसीटीवी कैमरे और स्टेशन के आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है। तो पुलिस को ये दिखाई देता है कि मीराबेन एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ में उज्जैन स्टेशन से बाहर जाती हुई दिखाई देती है। दोस्तों, अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि आखिर ये संदिग्ध आदमी कौन था, और इसका पता लगाने के लिए पुलिस शुरू कर देती है और कुछ मुखबिरों के सहारे से उस संदिग्ध व्यक्ति का पता भी लग जाता है। दोस्तों, वो संदिग्ध व्यक्ति उज्जैन के स्टेशन के पास में ही रहता था, जिसका नाम कमलेश पटेल था। कमलेश पटेल मुख्य रूप से तो उत्तर प्रदेश का निवासी था, लेकिन लगभग 15 सालों से वो उज्जैन के स्टेशन के पास में ही रहता था और कैटरिंग ठेकेदारों के साथ में कैटरिंग का काम करता था। दोस्तों, अब पुलिस फौरन उस कमलेश पटेल को अपने हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करती है। लेकिन दोस्तों, कमलेश पटेल ऐसे पुलिस के सामने बहाने बनाता है जैसे वो समझता है कि पुलिस को हमारे बारे में कोई सबूत और किसी बात के बारे में कुछ पता ही ना चला हो। फिर भी पुलिस उससे कड़ी मशक्कत से पूछताछ करती है, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथों कोई सबूत नहीं मिलता। वो झूठ पर झूठ बोलता रहता है। फिर पुलिस सोचती है, यदि इसने ही कत्ल किया है तो शायद इसके घर में किसी को पता हो और शायद किसी ने कत्ल करते देखा हो, और इसी की जानकारी लेने के लिए पुलिस कमलेश पटेल के घर पर जाती है। तो कमलेश के घर में सिर्फ कमलेश पटेल की बीबी होती है और इसके घर में तीसरा कोई नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, इसकी बीबी तो होती है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो ये होती है कि इसकी बीबी मूक बधिर यानी जो व्यक्ति ना तो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है। अब पुलिस सोचती है, इस गूंगी और बहरी औरत से मैं कैसे पूछताछ करूंगा, जिससे पुलिस परेशान हो जाती है और फिर अंततः पुलिस एक हल निकालती है। पुलिस कुछ एक्सपर्ट लोगों से संपर्क करती है, जो लोग इन गूंगे बहरों की भाषा यानी साइन लैंग्वेज समझने में माहिर होते हैं। उनकी पुलिस मदद लेती है और उनकी मदद से पुलिस कमलेश पटेल की पत्नी से पूछताछ करती है। तो कमलेश पटेल की पत्नी इशारों इशारों में बताती है कि मेरे पति ने 7 जून को एक महिला को अपने घर साथ लेकर आए थे, लेकिन मैंने उस महिला को मारते हुए नहीं देखा, लेकिन जब मेरे पति ने उस महिला के टुकड़े टुकड़े किए तो मैंने देखा था।
दोस्तों अब पुलिस को पूरा सबूत मिल चुका था कि इस महिला का कत्ल कमलेश पटेल ने ही किया, लेकिन अब पुलिस को पूरी कहानी कमलेश पटेल के जुबानी सुननी थी। इसलिए कमलेश पटेल से दोबारा पूछताछ करती है और अंततः कमलेश पटेल टूट जाता है और वो फिर जो कहानी बताता है वो कहानी बहुत ही खौफनाक थी। वो बताता है कि मीराबेन उज्जैन रेलवे स्टेशन पर काफ़ी हैरान परेशान खड़ी थी और मैंने जब इस महिला को काफ़ी हैरान परेशान देखा तो मैं इसकी हैरानी और परेशानी को समझ चुका था। इसलिए मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा क्या बात है, क्या दिक्कत है। तो ये महिला बताती है कि मुझे मथुरा जाना है, लेकिन मैं गांव और देहात की रहने वाली हूँ, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है कि कौन सी गाड़ी पर मैं बैठूं तो मथुरा पहुंच जाऊं। अब दोस्तों इसी का फायदा कमलेश पटेल उठाता है और उस महिला को बहला फुसलाकर मथुरा जाने से पहले उस महिला को अपने घर ले जाता है और वहां इसने अगले दिन इस महिला को खाने में मिलाकर नींद की गोलियां दे देता है और उसके साथ में दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों उस महिला को अचानक होश आ जाता है और अपने साथ हो रही ज्यादती का वो विरोध करने लगती है, लेकिन फिर भी कमलेश पटेल नहीं मानता है। फिर वो महिला जोर से हल्ला मचाने लगती है, जिससे कमलेश काफ़ी डर जाता है और फिर उसके घर में रखे एक लोहे की रॉड से उस महिला के सर पे वार कर देता है, जिससे वो महिला बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और फिर कमलेश पटेल एक रस्सी से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है और फिर उसकी लाश को 3 टुकड़ों में कर देता है और उन्हें 3 बोरियों में पैक कर देता है। उसके बाद में वो बताता है मैं इन 3 बोरियों को ले जाकर उज्जैन रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और इन 3 बोरियों को यार्ड में रख दिया और ट्रैक पर नागदा महू इंदौर पैसेंजर खड़ी थी और उसी पैसेंजर में मैं इन 3 बोरियों में से पहले 2 बोरी ले जाकर पैसेंजर के एक बोगी में सीट के नीचे रख दिया, लेकिन इतने में इत्तेफाक से ये पैसेंजर वहां से चल देती है और फिर मैंने घंटों इंतजार किया। फिर उसके बाद में उसी स्टेशन पर एक गाड़ी आई, योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस। मैंने तीसरी बोरी को, यानी जिस बोरी में उस महिला के हाथ और पैर के हिस्से थे, उस बोरी को इसी एक्सप्रेस गाड़ी में रख दिया। दोस्तों अब पुलिस उसकी बताई हुई निशानदेही पर उसके घर की तलाशी लेती है तो उसके घर से उस महिला के चप्पल, घड़ी और मोबाइल की बैटरी और कपड़े आदि सामान वहां से बरामद करती है। वो नींद की गोलियां भी बरामद करती है जो कमलेश पटेल ने उस महिला को खिलाई थी। दोस्तों इसी तरह से कमलेश पटेल ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस कमलेश पटेल को जेल भेज देती है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, न ही मैं किसी के दिल को ठेस या आहत पहुंचाना चाहता हूं। मैं तो समाज में घट रही ऐसी घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं, जिससे आप लोग जहां भी रहें अपना एवं अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही रोचक कहानी लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।